नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन फॉर यूपी एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज 5 मई 2021 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड फैक्ट भी बताएंगे। वन बाई वन करके देखते हैं। सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये डेली करंट अफेयर लेकर आएंगे। तो जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कोई भी आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलो शुरू करते हैं करंट अफेयर। बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर तैयार किया है। सबसे पहला है विश्व अस्थमा दिवस। 4 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है। तो अस्थमा दिवस क्या है? विश्व अस्थमा दिवस हर साल मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। इस वर्ष अस्थमा दिवस 4 मई 2021 को मनाया जा रहा है। यह दिन क्या है? दुनिया भर की अस्थमा की बीमारी, जो अस्थमा से रिलेटेड होती है, अस्थमा की बीमारी की देखभाल और जागरूकता फैलाता है यह दिन। तो इसमें जागरूकता फैलाई जाती है कि अस्थमा किन किन कारणों से होता है, क्या है और कैसे बचाव है। तो सबसे पहले इसमें और क्या दिया है, जबकि प्राथमिक ध्यान अस्थमा पीड़ित व्यक्ति के साथ साथ परिवार, दोस्तों और देखभाल करने वालों का समर्थन करता है। 2021 के लिए विश्व अस्थमा दिवस का विषय अनकर्विंग अस्थमा माइक्रोसॉप्शन है, यानी कि अस्थमा की गलत धारणा को उजागर करना। तो विश्व अस्थमा दिवस का इतिहास क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से बता देते हैं। विश्व अस्थमा दिवस का आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा यानी कि GINA द्वारा प्रति वर्ष किया जाता है। तो 1998 में बार्सिलोना में स्पेन में पहली विश्व अस्थमा बैठक का संयोजन 35 से अधिक देशों में पहला विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। अगला फैक्ट इसमें ये बताने जा रहा है, ये तो इतिहास हो गया। अस्थमा है क्या? अस्थमा मतलब क्या होता है? तो अस्थमा जो है, यहाँ से देखिए, फेफड़ों की एक पुरानी बीमारी है जिससे कारण सांस लेने में समस्या होती है। अस्थमा के कारण सांस फूलना, खांसी और घबराहट, छाती में जकड़न की भावना शामिल है। ये लक्षण आवृत्ति और गंभीरता में भिन्न होते हैं, जबकि लक्षण नियंत्रित नहीं होते हैं। जो वायु मार्ग में सूजन हो सकती है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। हालांकि अस्थमा को ठीक नहीं किया जा सकता है, पर लक्षणों की रोकथाम तो की जा सकती है, जिससे दमा पीड़ित लोगों को पूर्ण जीवन जीने में सक्षम किया जा सके। तो पहला अपडेट ये 4 मई का था, विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है। अगला अपडेट है करंट अफेयर का कि शूटर दादी चंद्रो तोमर का निधन हो गया है। बहुत ही बार आपने सुना होगा शूटर दादी चंद्रो तोमर, जिनका नाम शूटर दादी है। शूटर दादी है कि इनका क्यों? शूटर दादी का कोरोना आप भारत में बहुत ही ज़्यादा तेज़ रफ्तार से फैल चुका है, इसलिए कोरोना कारण इतनी मृत्यु हो रही है कि इसकी रोकथाम भी नहीं कर पा रहे हैं वैक्सीन से भी। तो इसमें देखिए, इनकी भी मृत्यु है, जो कोविड-19 के कारण 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह उत्तर प्रदेश में बागपत गांव की रहने वाली थी। तोमर की आयु 60 वर्ष से अधिक थी जब उन्होंने पहली बार बंदूक उठाई थी, इसलिए इनका नाम शूटर दादी पड़ा, क्योंकि उम्र 60 वर्ष थी और ये शूट करने के लिए बंदूक उठाई थी 60 वर्ष की उम्र में। लेकिन दिग्गजों के लिए कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की। उनकी असाधारण काम ने अंततः अवार्ड विनिंग बॉलीवुड फिल्म शान की आँख को प्रेरित किया। ठीक है ना, ये तो हो गया शूटर दादी का। अगला अपडेट है ICICI बैंक पर RBI ने लगाया 3 करोड़ का जुर्माना। हाँ दोस्तों, ICICI बैंक पर RBI ने 3 करोड़ का जुर्माना लगाया है। क्यों लगाया, आगे बताते हैं। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI सभी बैंकों का मालिक होता है। ये कहीं
भी दिक्कत किसी भी बैंक में अगर होती है, कुछ भी कारण होता है, कंप्लेंट शिकायत आती है, तो ये जुर्माना लगाता है। तो क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रतिभूतियों को एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में स्थानांतरित करने के मामले अपने निर्देश का पालन नहीं किया उन्होंने। आईसीआई बैंक पर 3 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। मौद्रिक जुर्माना यह क्या है? बैंकों या मौद्रिक जुर्माना बैंकों द्वारा वर्गीकरण, मूल्यांकन, निवेश पोर्टफोलियो के लिए प्रूडेंशिया अपने जो नॉर्म्स पर अपने मास्टर सर्कुलर में संचालन के लिए निहित दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है। तो यह जुर्माना आगे अपडेट बताते हैं। इसमें जुर्माना के लिए क्या अधिनियम है? यह जुर्माना बैंकिंग अधिनियम विनिमय अधिनियम जो है 1949 के प्रावधानों के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों के प्रयोग में लगाया गया है। आरबीआई में ये निहित शक्ति है और अधिनियम है 1900 ये आप ध्यान रखेंगे, अधिनियम 1949 में। तो इस अधिनियम के तहत लगाया। आरबीआई ने कहा है प्रतिभूतियों को एक लक्ष्य श्रेणी से दूसरी श्रेणी में लाने, अंतरालीय निर्देशों के उल्लंघन के मामले में पत्राचार की एक परीक्षा एक कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है। उसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के किए गए किसी भी लेन देन या समझौते की वैधता व्यवस्था करना नहीं है। तो आगे इसमें कुछ फैक्ट बता देते हैं आईसीआई से रिलेटेड। आईसीआई का मुख्यालय जो है, कई बार पूछा जाता है कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में, ये ध्यान रखिए, मुंबई, और इसकी राजधानी है जो महाराष्ट्र की मुंबई है। तो आईसीआई का मुख्यालय जो है मुंबई है, महाराष्ट्र की राजधानी में। अंतर्राष्ट्रीय और आईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी। आईसीआई बैंक की टैगलाइन है हम हैं ना ख्याल आपका। इसकी टैगलाइन है हम हैं ना ख्याल आपका। ये ध्यान रखिए, टैगलाइन से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। अगली अपडेट है फेसबुक से रिलेटेड। फेसबुक ने भारत में मोबाइल ऐप पर वैक्सीन फाइंडर टूल पेश किया। तो फेसबुक का क्वेश्चन ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये वैक्सीन से रिलेटेड है। देखते हैं क्या है अपडेट इसमें। फेसबुक ने भारत में अपने मोबाइल ऐप पर एक वैक्सीन खोजक उपकरण पेश करने के लिए भारत सरकार के साथ साझेदारी की है, जिससे टीका लगाने के लिए लोगों को आसपास के स्थानों की पहचान करने में मदद मिलेगी। क्योंकि फेसबुक अधिकतर लोग चलाते हैं, तो इसमें अभी लोग टीकाकरण करवा नहीं रहे हैं, तो फेसबुक से बहुत ही मदद मिलेगी। इस हफ्ते की शुरुआत में सोशल मीडिया के दिग्गज देश में कोविड-19 की स्थिति के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रयासों के लिए $10 मिलियन के अनुदान की घोषणा की है। बहुत ही बड़ी राशि की घोषणा की गई है। साझेदारी के बारे में क्या है? भारत सरकार के साथ साझेदारी करते हुए साझेदारी की से देखिए, फेसबुक भारत में मोबाइल ऐप पर वैक्सीन फाइंडर टूल को 17 भाषाओं में उपलब्ध कराना शुरू कर देगा, ताकि लोगों को वैक्सीन पाने के लिए आसपास के स्थानों की पहचान करने में मदद मिल सके। तो बहुत अच्छी पहल की है फेसबुक ने। 17 भाषाओं में ये उपलब्ध कराएगा फेसबुक ऐप पर वैक्सीन के फाइंडर टूल को। ठीक है। इस उपकरण में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण MOHFW द्वारा वैक्सीन केंद्र स्थानों और उनके संचालन के घंटे प्रदान किए गए हैं। देश में प्रशासित कोविड-19 वैक्सीन खुराक की संचयी संख्या 15.22 करोड़ को पार की गई है। वैक्सीन खुराक की जो संख्या है 15.22 करोड़ पार कर गई है। साथ ही 18 वर्ष से ऊपर, ये तो 45 वर्ष तक लग चुके हैं, अब 18 वर्ष से ऊपर 1 मई से शुरू होने वाले कोविड-19 टीकाकरण के चरण 3 में 2 चरण हो चुके हैं। तीसरे चरण में 2.45 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड-19 का जो प्लेटफॉर्म का पंजीकरण कराया गया है। इसमें कोविड-19 का पंजीकरण होते ही जहाँ जहाँ उपलब्ध होगा वहाँ आपको वैक्सीन लगाई जाएगी, क्योंकि अभी सभी राज्यों में उपलब्ध नहीं है। तो फेसबुक का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है वो आपको पता होना चाहिए, मार्क जुकरबर्ग। और फेसबुक का मुख्यालय जो है
कैलिफोर्निया, अमेरिका में। अगली अपडेट है 4 मई है, तो आज इसमें कोयला खनिज दिवस मनाया जाता है। 4 मई को कोयला खनिज दिवस भी मनाया जाता है। कोयला खनिज दिवस क्या है, इसको देखते हैं। कोयला खनिज दिवस क्यों मनाया जाता है? तो कोयला खनिज दिवस 4 मई को औद्योगिक क्रांति के कुछ महान अनसुने नायकों को कड़ी मेहनत की सराहना करने के लिए मनाया जाता है। जो मेहनत करते हैं उनकी सराहना के लिए मनाया जाता है। कोयला खनिज की प्रशंसा दिखाने और उनकी उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए यह दिन है, बहुत ही खास है। अब कोयला खनिज जो खदानों से है, खोदने और सुरंग बनाने में और निकालने में अधिकांश दिन बिताते हैं। जो लोग बिताते हैं ना, मजदूर लोग, तो वे पृथ्वी पर गहरी खुदाई करते हैं ताकि जीवन को बनाने में मदद करने वाले धन को बाहर निकाला जा सके। तो कोयला खनन सबसे कठिन व्यवसायों में एक माना जाता है, क्योंकि इसमें मजदूर लोग होते हैं बहुत ही मेहनत से खुदाई करते हैं, बहुत गहरी नीचे गहराई तक। तो इसमें अब इस दिन का इतिहास देख लीजिए। कोयला खनिज सदियों से काम कर रहे, हालांकि 1760 और 1860 के बीच औद्योगिक क्रांति के दौरान काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए हैं। यह कोयला को ईंधन, स्टेशनरी, लोकोमोटिव इंजन और ताप निर्माण में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, क्योंकि कोयला हर जगह उपयोग होता है। बड़े बड़े ताप निर्माण में, ताप जहाँ पे निर्माण किया जाता है। कोयला एक प्राकृतिक संसाधन है, आर्थिक और सामाजिक दोनों को तेज करता है। भारत में कोयला खनन की शुरुआत 1974 में हुई और ईस्ट इंडिया जॉन समर और स्वेटोस्नियस ग्रांड हीटली ने दामोदर नदी के पश्चिमी किनारे पर रानीगंज कोलफील्ड वाणिज्यिक शुरू की गई और 1853 में रेलवे में भी उपयोग हुआ था। ये 1853 में भाप लोकोमोटिव की शुरुआत के बाद कोयले की मांग बढ़ गई। हालांकि यह स्वास्थ्य जगह नहीं थी। यह काम है जो करने के लिए स्वस्थ जगह नहीं थी। लाभ के नाम पर कोयला खदानों को अत्यधिक शोषण और नरसंहार की घटनाएं हुई। ये तो हो गया कोयला से रिलेटेड 4 मई का कोयला खनिज दिवस, ध्यान रखिएगा। अगली अपडेट है एसबीआई योनो से रिलेटेड। एसबीआई योनो ने जो है शिवराज टेक्नोलॉजी के साथ किया है समझौता। तो शिवराज टेक्नोलॉजी ने लघु धारकों, सीमांत बड़े धारक किसानों की मदद के लिए अग्रणी डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म योनो एसबीआई के साथ भागीदारी की है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह मुफ्त एप्लीकेशन है, क्योंकि योनो एसबीआई आपको पता होना चाहिए बिल्कुल मुफ्त है। इसमें कहीं कोई चार्ज नहीं लगता है, बिल्कुल मुफ्त एप्लीकेशन है। इससे उन्हें अपनी लागत के साथ लगातार कुछ लाभ बही खाता ध्यान में केंद्र रखते हुए अनुमति होगी। इसका उद्देश्य क्या है? देश भर में किसानों को अपने खातों को कुशलता से प्रबंधित करने की मदद करना, जिससे घाटे में कटौती हो। शिवराज अपना B2B ब्रांड, ये देखिए योनो एसबीआई ने शिवराज टेक्नोलॉजी से इसीलिए समझौता किया है। अब एसबीआई योनो क्या है, आगे देखते हैं। एसबीआई योनो के साथ उद्यम के माध्यम से हुए आवेदन की तेज़ी से सुलभ बनाने में लक्ष्य रखते हैं। यह फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन, ना कि केवल कुशलतापूर्वक खातों को पूर्ण करेगा, बल्कि उनके लाभ और नुकसान और खर्चों पर विश्लेषण गणना करके एक मंच, क्योंकि इसमें जो एसबीआई योनो होता है वो सारी डिटेल देता है, तो आपको पासबुक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें सभी एंट्री दिख जाती हैं। इसलिए ये ऐप बहुत ही ज़रूरी है। तो एसबीआई में कुछ रिलेटेड फैक्ट ये हो जाते हैं कि एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। एसबीआई का मुख्यालय मुंबई और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955। अगली अपडेट आ जाती है, न्यायमूर्ति पंत बने एनएचआरसी के कार्यकारी अध्यक्ष। एनएचआरसी क्या होता है? एनएचआरसी एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है कि सदस्य न्यायमूर्ति पूरा नाम इनका प्रफुल्ल चंद्र पंत, ठीक है ना, पंत बने
शॉर्ट नाम पंत कहते हैं, प्रफुल्ल चंद्र पंत को 25 अप्रैल से आयोग कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस पंत को 22 अप्रैल 2019 को NHRP का सदस्य नियुक्त किया गया है। भारत के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस HL दत्तू जो है पूर्व न्यायाधीश थे ना, तो के 2 दिसंबर 2020 को कार्यकाल पूरा होने के बाद अध्यक्ष का पद खाली है। इससे पहले इन्हें 20 सितंबर 2013 को शिलांग में नव स्थापित मेघालय उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और 12 अगस्त 2014 तक पद पर रहे। राष्ट्रीय मानवाधिकार से संबंधित कुछ फैक्ट हैं इसमें। 12 इसकी स्थापना की गई थी 12 अक्टूबर 1993 और राष्ट्रीय मानवाधिकार क्षेत्राधिकार ये भारत सरकार है और राष्ट्रीय मानवाधिकार का मुख्यालय जो है नई दिल्ली। अगली अपडेट है बहुत ही महत्वपूर्ण, असम की पहली महिला IAS पारुल देवी दास का निधन हो गया। क्यों हो गया निधन? इनका निधन हो गया। यह असम मेघालय कैडर के IAS अधिकारी थे। वह अविभाजित असम के पूर्व कैबिनेट रामनाथ दास की बेटी थी। वह असम के मुख्य सचिव बाबा कुमार दास की बहन थी। ये हो जाती है अपडेट IAS अधिकारी का निधन। अगली अपडेट है कोटक महिंद्रा लाइफ ने महेश बालासुब्रमण्यन को MD नियुक्त किया। तो कोटक महिंद्रा लाइफ जो कंपनी लिमिटेड है 1 मई को घोषणा की गई कि महेंद्र सुब्रमण्यन को कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया जाए। इन्हें मुरलीधर की सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्त किया गया। इससे पहले कौन थे? मुरलीधर पूरा नाम है जी मुरलीधर। सुब्रमण्यन की नियुक्ति के लिए भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण अनुमोदन प्राप्त किया गया, जिससे यह नियुक्ति 3 साल की अवधि के लिए है। सुरेश अग्रवाल को कोटक जनरल इंश्योरेंस MD CO पर नियुक्त किया गया। अगला है अपडेट IOC के बिलीव इन सपोर्ट अभियान के लिए एम्बेसडर बने सिंधु और मिशेल ली। सिंधु कई सालों से ये तो चर्चा में रहे हैं। आप देखिए इसमें IOC के बिलीव और सपोर्ट अभियान के लिए एम्बेसडर भी बना दिए गए। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने घोषणा की है कि भारत की शटलर PV सिंधु को कनाडा की मिशेल ली को प्रतियोगिता में हेरफेर रोकने के लिए उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के बिलीव और सपोर्ट अभियान एथलीट एम्बेसडर में नामित किया गया है। सिंधु और ली दुनिया भर के अन्य एथलीट एम्बेसडरों के साथ साथ एथलीटों के बीच प्रतिस्पर्धा में हेरफेर के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए काम करेंगे। यह जोड़ी अप्रैल 2020 से BWF के IM बैडमिंटन अभियान वैश्विक एम्बेसडर प्रतियोगिता हेरफेर के खतरे एथलीटों कोचों अधिकारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने में 2018 में IOC का बिलीव इन स्पोर्ट अभियान शुरू किया गया। तो राष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति का मुख्यालय है वो पता होना चाहिए लॉजेन स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय समिति के अध्यक्ष थॉमस बॉच है और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना जो हुई थी 23 जून 1894 पेरिस फ्रांस में। अगली अपडेट आ जाती है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस जो है 4 मई को मनाया गया। देखते हैं इसके बारे में। 1999 से हर साल 1999 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? यह दिवस बलिदानों को पहचानने और सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। अग्निशामक द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए मनाते हैं कि समुदाय और पर्यावरण यथासंभव सुरक्षित हैं। 2 दिसंबर 1998 को ऑस्ट्रेलिया में एक बुश फायर में दुखद परिस्थितियों में 5 अग्निशामक की मौत के बाद शुरुआत की गई थी। ये तो हो जाता है अग्निशामक दिवस। अगली अपडेट है बार्कलेज का अनुमान F22 में भारत की GDP वृद्धि 10%। UK स्थित वैश्विक ब्रोकरेज फर्म बार्कलेज ने भारत के GDP विकास अनुमान को 2021-22 के लिए पहले 11% अनुमान को घटाकर अब 10% कर दिया गया है। यह अनुमानित आंकड़ा है
इसके अलावा बार्कलेज ने FY21 में अर्थव्यवस्था 7.6 संकुचन अनुमान लगाया है। तो अर्थव्यवस्था बहुत ही दर जो कम होती जा रही है GDP। आज के लिए इतना ये अपडेट था करंट अफेयर। अगले दिन फिर से करंट अफेयर का वीडियो लाएंगे। तो जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।